बहुत समय पहले की बात है। प्रियंका नाम की एक लड़की हरिनगर नाम के गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। प्रियंका की माँ गांव की ठकुराइन के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। ठकुराइन के यहाँ से उन्हें जो पैसा और अनाज मिलता, उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। प्रियंका पूरे गांव में पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसकी हाइट जरा कम थी और हर बार स्कूल में टॉप करती थी। एक बार प्रियंका के स्कूल के प्रिंसिपल प्रियंका से कहते हैं, प्रियंका, मैं कल तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, तब उन्हें कल स्कूल लेकर आना। लेकिन क्यों सर? तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करो। प्रिंसिपल की बात सुनकर प्रियंका बहुत घबरा जाती है और डरते डरते घर जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, पता नहीं क्यों कल प्रिंसिपल सर ने आपको स्कूल में बुलाया है। तुमसे कोई गलती हुई है क्या? कहीं तुम्हारे इस बार कम नंबर तो नहीं आए? पता नहीं मम्मी, पढ़ाई तो मैंने बहुत मन से की थी। अगले दिन प्रियंका अपनी मम्मी को लेकर स्कूल जाती है। स्कूल में प्रिंसिपल कहते हैं, आइए आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्रिंसिपल सर, मेरी बेटी ने कोई गलती की है क्या? नहीं तो, ऐसा किसने कहा? फिर उसके कहीं एग्जाम में कम नंबर तो नहीं आए? नहीं, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था, प्रियंका ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, जिस वजह से उसे हमारे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अब उसकी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में होगी और उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर प्रियंका और उसकी मम्मी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में प्रियंका अपने नए स्कूल में चली जाती है। प्रियंका नए स्कूल में चली तो जाती है, लेकिन उसको वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ने आते थे। प्रियंका और उन बच्चों के रहन सहन और पहनावे में जमीन आसमान का फर्क था। इस वजह से सारे बच्चे प्रियंका का बहुत मजाक बनाते थे। अरे, इस प्रियंका की यूनिफॉर्म तो देखो, कितने गंदे और फटे हुए हैं। बिल्कुल किसी भिखारी की तरह। अरे वो छोड़ो, उसके जूते तो देखो, फटे पुराने जूते, पक्का कबाड़ी की दुकान से ही लेकर आई है। अरे प्रियंका, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हमसे मांग लेती, हम तुम्हें अपने पुराने जूते दे देते। हमारे पुराने जूते भी तुम्हारे जूतों से सुंदर हैं। मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज और मुझे क्लासरूम में जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दें? तुम ही तो हमारे हंसने का पात्र हो। इतना कहकर उन लड़कियों में से एक लड़की अपना पैर अड़ाकर प्रियंका को नीचे गिरा देती है और सारे साथ में हंसने लगते हैं। बेचारी प्रियंका रोते हुए क्लासरूम में चली जाती है। फिर स्कूल से आते वक्त प्रियंका नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। ये स्कूल कितना गंदा है, मुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, बल्कि सभी मेरा मजाक बनाते हैं। मैं इस स्कूल में कैसे पढ़ पाऊंगी? नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना होगा। मैं पढ़ाई से अपना फोकस जरा भी नहीं हटाऊंगी। इतना सोचकर प्रियंका घर चली जाती है और घर जाकर सारा काम करके पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन प्रियंका स्कूल जाती है, फिर से उसे सब चिढ़ाने लगते हैं। इस बार सभी बच्चे उसकी हाइट को लेकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि उसकी हाइट उसके उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत कम थी। ऐसे ही उसे रोज सारे बच्चे किसी न किसी बात को लेकर चिढ़ाते ही रहते थे, लेकिन प्रियंका उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय एक कोने में बैठकर पढ़ाई करती रहती थी। इसी तरह प्रियंका बड़ी हो जाती है और खूब पढ़ाई कर लेती है। अब प्रियंका शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ उसके लिए लड़का ढूंढने लगती है। एक दिन प्रियंका की माँ प्रियंका से कहती है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है बेटी कि मैं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढकर तेरी शादी करा सकूं। ना ही हमारा घर अच्छा है, सिर्फ घर अच्छा ना होने की वजह से कितना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया। रहने दो माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समाज तो मुझे ही ताना देगा ना। सब यही कहेंगे कि बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर घर में रख रखा है। दहेज की तो दूर की बात है, मेरे पास तो शादी के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से क्या करूँगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रियंका भी उदास हो जाती है और वापस उसी पेड़ के पास जाकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? माँ मेरी वजह से कितना परेशान है।
उन्होंने आज तक जो कमाया वो हमारा घर खर्च में ही खत्म हो गया। अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तभी प्रियंका के पास उड़ते उड़ते एक जादुई सोने की सैंडल आती है और कहती है, रो मत प्रियंका। कौन है यहाँ? मैं हूँ, ऊपर देखो। तुम तो एक सैंडल हो, लेकिन तुम हवा में कैसे उड़ रही हो और तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई सोने की उड़ने वाली सैंडल हूँ प्रियंका। बहुत समय पहले कुछ परियां परीलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने आई थी। वो वापस चली गई, लेकिन वो मुझे ले जाना भूल गई। मैं उन्हीं परी में से एक परी की सैंडल हूँ। मैं तब से यहीं घूमती रही हूँ, तरह तरह की पक्षियों का रूप लेकर। मैं तुम्हें यहाँ रोज देखती हूँ। तुम यहाँ हमेशा आकर बैठती हो, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये सब नहीं मानती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझसे कुछ मांग कर देखो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे कुछ पैसे दो। तभी वो सैंडल प्रियंका को कुछ पैसे दे देती है। ये देखकर प्रियंका हैरान हो जाती है और बोलती है, मैं मान गई कि तुम एक जादुई सैंडल हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रियंका। ठीक है, फिर मुझे मेरे घर ले चलो। ठीक है, तुम मुझे पहन लो। इतना कहकर सैंडल जमीन पर आ जाती है और प्रियंका उसे पहन लेती है। वो जादुई सोने की सैंडल प्रियंका को उड़ाकर घर ले जाती है। फिर प्रियंका अपनी माँ को उस जादुई उड़ने वाली सुनहरी सैंडल के बारे में सब कुछ बताती है और बोलती है, माँ, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तो तेरी शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। सही कह रही हो माँ। जादुई सैंडल, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है और मुझे अपना घर भी बनवाना है। ये सुनकर जादुई सैंडल वहाँ एक बहुत बड़ा घर प्रकट कर देती है और साथ में प्रियंका को बहुत सारे पैसे भी दे देती है। प्रियंका उन पैसों से अपनी एक सैंडल की दुकान भी खोलती है। फिर प्रियंका की माँ दूसरों के घरों में काम करना भी छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद प्रियंका को लड़के वाले देखने आते हैं और उन्हें प्रियंका बहुत पसंद आ जाती है। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। जादुई सोने की सैंडल, मेरी शादी की तैयारियाँ कर दो। उसके बाद जादुई सोने की सैंडल प्रियंका का पूरा घर सजा देती है और घर में बहुत सारी मिठाइयाँ भी ला देती है। फिर शादी वाले दिन जादुई सैंडल प्रियंका से कहती है, तुम मुझे पहनकर 2 बार गोल गोल घूम जाना। तुम बहुत खूबसूरत दुल्हन बन जाओगी। प्रियंका वैसा ही करती है और वो एक बहुत खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। उसके शादी का जोड़ा लाल रंग का होता है। प्रियंका को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर खूब धूमधाम से प्रियंका की शादी हो जाती है। ये सब देखकर प्रियंका की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर प्रियंका अपने पति के साथ अपनी माँ का पैर छूती है और उन्हें गले से लगा लेती है। उसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपने पिता की फोटो के आगे खड़े होकर उन्हें भी प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाती है। दूर किसी गांव में हेमलता नाम की एक लालची औरत अपने 2 बेटे राजेश और किशन के साथ रहती थी। हेमलता अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घराने की लड़की से कराना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर राजेश और किशन गांव में ही रहने वाली गरीब किसान रामलाल की बेटियां चंपा और राधा से बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों को पता था कि उनकी माँ हेमलता इस रिश्ते के लिए कभी हामी नहीं भरेगी, इसलिए उन दोनों ने मंदिर में जाकर चुपचाप से चंपा और राधा से विवाह रचा लिया। ना चाहते हुए भी अपने दोनों बेटों के खातिर हेमलता को इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। हेमलता की दोनों बहुएं चंपा और राधा बहुत ही सीधी साधी और संस्कारी थी। चंपा और राधा हेमलता की दिन रात बहुत सेवा करती थी, लेकिन हेमलता अपनी दोनों बहुओं से मन ही मन बहुत नफरत करती थी। कुछ समय बाद चंपा और राधा गर्भवती हो गई। घर की जिम्मेदारी दुगनी होता देख हेमलता के दोनों बेटों ने शहर जाकर पैसा कमाने का फैसला किया। माँ, हम कुछ महीनों के लिए शहर जा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले हम लौट आएंगे। तुम दोनों चिंता मत करना,
आराम से शहर जाओ और खूब पैसा कमाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। लेकिन अपने दोनों बेटों के शहर जाते ही हेमलता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और अपनी दोनों बहुओं पर अत्याचार करने लगी। हेमलता राधा और चंपा से दिन रात नौकरानी की तरह काम करवाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजेश और किशन को शहर जाते ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। फिर वो दोनों हर महीने अपनी गर्भवती पत्नियों के खान पान और दवाइयों के लिए अपनी मां हेमलता के खाते में पैसे भेजने लगे। लेकिन लालची और स्वार्थी हेमलता उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करने लगी और बाकी बचे पैसों को तिजोरी में छुपाकर रखने लगी। बेचारी गर्भवती बहुएं दिन रात भूखी प्यासी काम करती। हेमलता को अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज सुबह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मैं और राधा दीदी आज अपना चेकअप कराने लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे, इसलिए हमें डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। तुम दोनों जब देखो पैसे खर्च कराने के बहाने ढूंढती रहती हो। तुम दोनों को क्या पता है मेरे बेटे कितने मेहनत से पैसा कमाते हैं। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, चुपचाप घर में पड़ी रहो। इस तरह हेमलता अपनी दोनों बहुओं को डांटकर अपने कमरे में चली गई। अपनी सास के ऐसे बर्ताव से दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेचारे दोनों करती भी तो क्या। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। हेमलता खुद तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती, लेकिन राधा और चंपा को पेट भर खाना खाने को बिल्कुल भी नहीं देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे वो दोनों बहुएं कमजोर होने लगी। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली सरला काकी से उन दोनों की ऐसी हालत देख रहा नहीं गया और वो हेमलता से बोली, अरे हेमलता, तुमने अपनी दोनों बहुओं का क्या हाल बना रखा है। दोनों बेचारी दिन ब दिन लकड़ी की तरह सूखती ही जा रही हैं। तुम इन दोनों का किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करवाती? दोनों का थोड़ा ध्यान रखो, बेचारी गर्भवती हैं भाई। सुनो काकी, आप अपने काम से काम रखिए। इस तरह कोई मेरे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आइंदा से मेरे घर के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हेमलता की बात सुन बेचारी सरला काकी वहाँ से चली गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन परेशान होकर हेमलता की दोनों बहुएं आपस में बातें करने लगी। चंपा, हमारी सास कितनी स्वार्थी और लालची है। हमारे पति शहर से हमारे लिए जो पैसे भेजते हैं वो सारे पैसे अपने पास ही रख लेती है, हमें फूटी कौड़ी तक नहीं देती। हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है। ऐसी हालत में हमारे होने वाले बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तुमने सही कहा दीदी, हमारी सास को हमारी हालत पर जरा भी तरस नहीं आता। ऊपर से वो हमें पेट भर खाना भी नहीं देती। अब हम क्या करें? अगर हम ऐसे भूखे प्यासे रहे तो हमारे होने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा। चंपा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैंने सुना है पास वाले शिवजी के मंदिर में रोज गरीबों को स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बांटा जाता है। हम दोनों हर रोज वहाँ जाकर भरपेट खाना खा लिया करेंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी और हमारे होने वाले बच्चे कमजोर पैदा नहीं होंगे। फिर अगले दिन राधा और चंपा शिवजी के मंदिर में खाना खाने के लिए जाने लगी कि तभी हेमलता उन्हें रोकते हुए बोली, ठहरो, सुबह सुबह मुंह उठाकर कहाँ चल दी दोनों महारानियाँ? माँ जी, हम बस जरा मंदिर होकर आ रहे हैं। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, जाकर उन्हें खत्म करो, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सब पता है। मंदिर जाना तो बहाना है। तुम दोनों बाहर सैर सपाटा करने जा रही थी। ये कहते हुए हेमलता अपनी दोनों बहुओं को मंदिर नहीं जाने देती। उसके बाद राधा और चंपा दुखी होकर ऐसी हालत में भी घर का काम करने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद घर का काम खत्म कर दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए खाना खाने मंदिर जा पहुँचे। लेकिन तब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। ये देख दोनों को बहुत दुख हुआ। अरे, ये क्या हो गया? हमने आने में बहुत देर कर दी। सारा खाना तो खत्म हो गया। लगता है हमारे नसीब में भरपेट खाना खाना लिखा ही नहीं है। ये कहते राधा की आंखों में आंसू आ गए। मत रो दीदी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह जल्दी उठकर काम खत्म कर मंदिर आएंगे। चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो माँ जी हम पर गुस्सा होंगी। तभी उन्हें दूर एक छोटी पत्तल दिखाई दी। उसमें थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था। चंपा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। उस पत्तल में थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है, मैं खा लेती हूँ।
तभी उनकी सारी बातें आसमान से गुजर रही एक सुंदर सी परी ने सुन ली। चंपा और राधा को ऐसी हालत में देख परी को बहुत दुख हुआ। फिर परी उन दोनों के पास गई। अचानक परी को अपने सामने देख दोनों चौंक गई। तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक परी हूँ। क्या आप सच में एक परी हो? मैंने सिर्फ किताबों में ही परियों के बारे में सुना था, पर आज हकीकत में देख भी लिया। आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम सिंड्रेला परी है और मैं अक्सर पृथ्वी लोक आकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती हूँ। और मैंने अपनी दिव्य शक्ति से तुम दोनों के बारे में सब कुछ जान लिया है। सच में तुम दोनों की सास बहुत बुरी है। तुम दोनों गर्भवती हो और इस हालत में भी तुम दोनों के ऊपर अत्याचार करती है। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के सारे दुख दूर कर दूंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी जादुई शक्ति से राधा और चंपा को 2 जादुई छड़ी देते हुए बोली, ये लो, ये 2 जादुई छड़ियाँ हैं। इन छड़ियों की मदद से तुम दोनों अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से गायब हो गई। तब राधा बोली, चंपा क्यों न हम इस जादुई छड़ी से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगे। मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। इतना कहकर राधा ने जादुई छड़ी से एक सुंदर सा घर मांगा और देखते ही देखते एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया। वो घर हर सुख सुविधा से परिपूर्ण था। अरे वाह दीदी, परी की जादुई छड़ी ने तो कमाल कर दिया। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। हमें इस घर में अब किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। राधा दीदी, अब हमें अपने पतियों को यहाँ बुला लेना चाहिए। इतना कहकर राधा और चंपा ने अपनी जादुई छड़ियों की शक्ति से शहर में काम कर रहे अपने दोनों पतियों को अपने पास बुला लिया। किशन और राजेश अचानक अपने आप को नई जगह देखकर हैरान हो गए। अरे हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो शहर में काम कर रहे थे। अरे राधा, तुम यहाँ? ये किसका घर है? तब राधा और चंपा ने रोते हुए अपने पतियों से उनकी माँ हेमलता द्वारा किए गए उन पर अत्याचार के बारे में सारी बात बताई। हमें नहीं पता था हमारी माँ इतनी स्वार्थी और निर्दयी हो सकती है। माँ ने तुम दोनों पर इतने अत्याचार किए, हमें उनसे नफरत हो रही है। अब हम अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ देंगे, उनके पास कभी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से राजेश और किशन अपनी अपनी पत्नियों के साथ हंसी खुशी नए घर में रहने लगे। दूसरी तरफ जैसे ही हेमलता को इस बात का पता चला, वो गुस्से से तिलमिला गई। फिर फौरन उनके घर जा पहुंची और अपने दोनों बेटों से बोली, अरे बेटा चलो, मैं तुम सबको घर लेने आई हूँ। तुम दोनों मुझे छोड़कर इस नए घर में रह रहे हो। तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? माँ, हमें आपके बारे में सब पता चल चुका है। आपने हमारी गैर हाजिरी में इन दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब हम आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। अब आप यहाँ से चली जाओ। हमने आप जैसी जालिम और निर्दयी औरत कभी नहीं देखा। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूर इन दोनों बहुओं ने तुम्हारे कान भरे होंगे। लेकिन राजेश और किशन ने अपनी माँ हेमलता की एक नहीं सुनी और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। हेमलता गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। उन दोनों करमचली बहुओं ने मेरे दोनों बेटों को मुझसे अलग कर दिया और मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज रात को ही दोनों को जान से मार दूंगी। हेमलता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी दोनों बहुओं को मारने की तरकीब सोचने लगी। फिर रात होते ही हेमलता चोरी छिपे अपनी बहुओं के नए घर में जा पहुँची। तभी उसे कमरे में 2 चमचमाती हुई जादुई छड़ी दिखाई दी। अच्छा, तो इन दोनों चुड़ैलों के पास जादुई छड़ियाँ हैं। इन छड़ियों की वजह से ये दोनों आजकल इतनी हवा में उड़ रही है और मैं इन छड़ी की मदद से बहुत अमीर बन जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे इन दोनों का टेटवा दबाना होगा। इतना कहकर हेमलता ने टेबल पर रखी एक जादुई छड़ी उठाकर बोली, सुन जादुई छड़ी, जल्दी से मेरी दोनों बहुओं को जलाकर राख कर दे। हेमलता के इतना कहते ही जादुई छड़ी से आग निकलने लगी और अगले ही पल आग जाकर हेमलता के कपड़ों में लग गई। अरे अरे, ये क्या हो गया? कोई बचाओ मुझे! अरे मेरे कपड़ों में आग लग गई। कपड़ों में आग लगने की वजह से हेमलता के हाथ पैर झुलस गए। तभी उस जादुई छड़ी में से आवाज आई, मैं तुझे बचने का एक मौका दे रही हूँ। जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे पूरी तरह जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
इस तरह हेमलता डर के मारे वहाँ से उल्टे पांव भाग खड़ी हुई और हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली गई। फिर कुछ समय बाद हेमलता की दोनों बहुएं चंपा और राधा ने प्यारी सी सुंदर सी बेटियों को जन्म दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।